हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 2 अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। और अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 नहीं देखा हो तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक भी डाल दूंगा, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरी प्लेलिस्ट भी उसमें मिल जाएगी। तो पहले चैप्टर 1 देखिए, उसके बाद में आप ये चैप्टर 2 देखना, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। उससे पहले अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ डेटा। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है कि अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। कि भाई स्टैटिस्टिक्स में हाउ द डेटा इज कलेक्टेड, कि स्टैटिस्टिक्स में डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। प्राइमरी सोर्स डेटा, सेकेंडरी सोर्स डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, ये सब अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। सो कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में आप देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक तो आपका प्राइमरी सोर्स होता है और एक होता है आपका सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी मतलब सबसे पहले, प्राइमरी का मतलब होता है वो डेटा जो सबसे पहले कलेक्ट किया गया है, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? डेट यू हैव टेकन फ्रॉम व्हाट? प्राइमरी डेटा। जो आपने काय में से एक्सट्रैक्ट किया है, प्राइमरी डेटा में से एक्सट्रैक्ट किया है, वो क्या हो जाता है? वो आपका सेकेंडरी डेटा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप कोई असाइनमेंट बनाते हो तो व्हाट यू डू, आप कोई असाइनमेंट बनाते हो तो बुक्स में से डेटा ले लेते हो, इंटरनेट से डेटा ले लेते हो। तो आपने वो क्या किया है? आपने वो सेकेंडरी डेटा यूज़ करा। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। आपने पहले से कलेक्टेड डेटा में से अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी इंक्वायरी के हिसाब से क्या लिया है? डेटा लिया है, उसे सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है बेटा? प्राइमरी डेटा। प्राइमरी यानी जो आपने सबसे पहले कलेक्ट किया है। क्या किया है? जो आपने सबसे पहले कलेक्ट किया है ना, बिल्कुल बेस से, उसे कौन सा डेटा बोला जाता है? प्राइमरी डेटा बोला जाता है। आ जाओ देखो। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। सो देयर आर टू सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक प्राइमरी सोर्स होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी जहाँ से वो डेटा ओरिजिनेट हुआ है, मतलब जहाँ से वो डेटा उत्पन्न हुआ है, वहाँ से आप उस डेटा को क्या करते हो? कलेक्ट करते हो। इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, ठीक है। ये मतलब एक तरह से फर्स्ट हैंड, ये पहली इन्फॉर्मेशन होती है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, जो आपको मिल रही है किससे रिलेटेड? आपके स्टैटिस्टिकल स्टडी से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मान के चलिए कि आपने एक लोकेलिटी चूज़ कर ली है। अब उस लोकेलिटी में आपको क्या पता लगाना है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इज दैट क्लियर? सो नाउ आप खुद ही आप जा रहे हो, घर घर जा रहे हो, घर घर जाके पता कर रहे हो कि उस घर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो? क्या आप इंटरनेट पे गए? नहीं। समझ में आया? आप इंटरनेट पे नहीं गए, आपने उस एरिया के बारे में इंटरनेट पे सर्च करके आपने एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड नहीं निकाला। आप सीधा क्या कर रहे हो? आपने एक लोकेलिटी चूज़ कर ली है, वेदर इट इज़ योर कॉलोनी। आपने अपनी कॉलोनी चूज़ कर ली। अब आप खुद घर घर जा रहे हो, घर घर जाके आप फैमिलीज से बात कर रहे हो, उनसे आप पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेट कितने लोग हैं, उनमें से कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ये कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? फर्स्ट हैंड। नाउ सपोज इफ यू वांट टू नो द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो आप क्या कर रहे हो बेटा? पूरी इंडिया में तो आप नहीं घूम सकते, अगर मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो अगर आपको पता लगाना है डेट हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड एंड हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, व्हाट यू विल डू? यू विल डायरेक्टली गो टू द इंटरनेट एंड यू विल टेक द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। वो कौन सा डेटा था? वो सेकेंडरी डेटा था। और जो फर्स्ट में आप जो खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज व्हाट? दैट इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दैट इज फ्रॉम द ओरिजिन। आप कहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हो? बिल्कुल ओरिजिन से, ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में आप क्या करते हो? ये डेटा आप किसी एजेंसी से, ठीक है, या आप किसी इंस्टीट्यूशन से आप इस डेटा को क्या कर लेते हो? एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, विच हैज़ ऑलरेडी हैपन टू हैव कलेक्टेड द डेटा, जिसने ये डेटा ऑलरेडी क्या कर चुकी है? कलेक्ट कर चुकी है। किसके थ्रू?
थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वेस इट डज नॉट ऑफर यू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ये कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती रिलेटेड टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। सो यू आर टू रिलाई ऑन द इन्फॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यानी ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। वो कौन सा डेटा है, सेकेंडरी डेटा। मतलब इस डेटा को ऑलरेडी किसी एजेंसी ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट करके ऑलरेडी क्या कर रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से उसने अरेंज करके वो व्यवस्थित कर दिया है। अब आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपने क्या किया, उस इंस्टीट्यूशन से या उस एजेंसी से इस डेटा को आपने ले लिया। तो ये कौन सा डेटा होता है बेटा, ये सेकेंडरी सोर्स होता है, जहां पर आप डेटा को किसी इंस्टीट्यूशन या एजेंसी जिसने ऑलरेडी उस डेटा को कलेक्ट करके पब्लिश किया है, आप वहां से उस डेटा को ले रहे हो। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो एक होता है प्राइमरी डेटा और एक क्या होता है आपका सेकेंडरी डेटा। तो डेटा कलेक्टेड बाय द, वही सेम ही है बस, डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम from the beginning to the end are called primary data. These are collected from the source of origin. तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, सपोज यू आर ए इन्वेस्टिगेटर, अभी यार अपन ने बताया, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ यू वांट टू नो कि भाई आपकी लोकेलिटी में, आपकी कॉलोनी में जो हाउस होल्ड है उनकी इनकम कितनी है, क्या उनकी इनकम कितनी है। जैसे मान के चलो मैंने आपको एक होमवर्क दिया, ठीक है, और क्या बोला मैंने कि आपको खुद जाके डेटा कलेक्ट करना है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइमरी डेटा। नाउ यू विल गो ईच एंड एवरी होम, यू विल आस्क देम कि भाई कितने आप लोग हो, आपके घर की इनकम कितनी है, कितने कितने लोग कितना कितना पैसा कमाते हो। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ये कौन सा डेटा है बेटा, प्राइमरी डेटा। डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ऑन पर्पस। अब आप इन्वेस्टिगेटर हो, ठीक है, आप अपने ओन पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम। ये डेटा आप सब फॉर द फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट कर रहे हो आपकी लोकेलिटी का, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो इसे कौन सा डेटा बोलते हैं बेटा, प्राइमरी डेटा बोलते हैं। दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, जहाँ से क्या बोलते हैं, डेटा क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, वहाँ से आप इसे कलेक्ट करते हो। आ जाओ नेक्स्ट चीज़ देते हैं, कौन सा डेटा है बेटा, सेकेंडरी डेटा। तो इन द वर्ड्स ऑफ M.M. ब्लेयर, secondary data are those which are already in existence and which have been collected for other purpose than the answering of the questions in hand. These data are therefore called second hand data. यानी कि सेकेंडरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। समझ में आया, वो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ था, बट सेकेंडरी डेटा इज दैट डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। जिस टाइम उसे कलेक्ट किया गया था वो किसी और पर्पस के लिए किया गया था। ठीक है ना, ये लिखा है यहाँ पे that already in existence and which have been collected for some other purpose, किसी और अदर पर्पस के लिए क्या करा गया था, उसे कलेक्ट करा गया था। then the answering of question in hand, यानी कि जैसे मान के चलो आपको कोई क्वेश्चन है और आपको उस क्वेश्चन का क्या चाहिए, आंसर चाहिए, तो वो उसके लिए कलेक्ट नहीं करा गया था, वो ऑलरेडी वो डेटा कलेक्ट कर लिया गया था। These data are therefore called second hand data. इसे कौन सा डेटा बोला जाता है, second hand, obviously since these data have already been collected by somebody else, क्योंकि इस डेटा को ऑलरेडी किसने क्या करा है, किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है। तो these are available in the form of पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स। तो ये डेटा एक तरह से पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल डेटा रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज which are annually published by the railway board would be secondary data for any researcher। ठीक है, तो जो अपना रेलवे बोर्ड है वो हर साल क्या करता है, रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करता है। ठीक है, तो अगर कोई रिसर्चर इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है तो मतलब कौन सा डेटा यूज़ कर रहा है, वो सेकेंडरी डेटा, बिकॉज वो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है। ठीक है, अब उसको कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, उसके लिए उस डेटा, इस डेटा का वो क्या ले रहा है, रेफरेंस ले रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। द फॉलोइंग आर द सम प्रिंसिपल डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। भाई प्राइमरी डेटा बिल्कुल ओरिजिनल है। प्राइमरी डेटा कैसा है, ओरिजिनल है ना। देखो, सो प्राइमरी डेटाज आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब जहाँ से ये डेटा ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से ये डेटा आ रहा है, वो वहीं से उसे क्या करता है बेटा, कलेक्ट करता है। अगेंस्ट दिस सेकेंडरी डेटा इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल। और सेकेंडरी डेटा कैसा है, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके, किसी पर्पस के लिए ऑलरेडी उसने कलेक्ट करके उसको क्या कर दिया बेटा, अरेंज कर दिया है। वो कौन सा डेटा है, वो सेकेंडरी डेटा है, इसलिए उसे कौन सा डेटा नहीं बोलते, ओरिजिनल डेटा नहीं बोलते। प्राइमरी डेटा को कौन सा डेटा बोला जाता है, ओरिजिनल डेटा बोला जाता है। आ जाओ सॉरी। नेक्स्ट, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव।
क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी डेटा हमेशा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जैसे मैंने बोला था ना अभी, जैसे नाउ यू आर ए इन्वेस्टिगेटर, है ना, यू वांट टू इन्वेस्ट कि भाई आपकी लोकेलिटी में हाउस होल्ड की इनकम कितनी है कि नहीं, ऑन एन एवरेज लोगों की इनकम कितनी है। तो हेयर प्राइमरी डेटाज आर ऑलवेज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। तो आपका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो ये पता लगाना कि इस लोकेलिटी में, मतलब अपनी लोकेलिटी में लोगों की फैमिली इनकम या इनकम कितनी है। इज दैट क्लियर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। दीज डेटाज देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी, यानी कि अब आपने तो वो डेटा कलेक्ट करा है जिसकी आपको स्टडी करनी है। आपको क्या की स्टडी करनी है कि आपके लोकेलिटी में जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम कितनी है। तो आप जो भी डेटा कलेक्ट करोगे उसको आपको फिल्टर करने की या उसमें आपको एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या कलेक्ट करके लाओगे, आप हाउस होल्ड्स की इनकम कलेक्ट करके लाओगे। डेट इज़ वाई देयर इज़ नो एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड। अब दिक्कत क्या है सेकेंडरी डेटा के साथ, सेकेंडरी डेटा क्या है ना, ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। अब अगर आपको कुछ उसमें से स्टडी करना है तो आपको उसमें से डेटा क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप उसमें मतलब आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। देखो, तो on the other hand secondary data has already been collected for some other purpose, therefore these data need to be adjusted to suit the objective of the study in hand. Is that clear? Now you already have a secondary data. अब वो secondary data क्या कर रहा है, वो आपकी कॉलोनी के साथ साथ 4-5-6 कॉलोनी उनका भी डेटा दे रहा है। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन का आपको तो ये इन्वेस्टिगेट करना है कि आपकी कॉलोनी का जो इनकम है वो कितना है, फैमिली इनकम कितना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको उस डेटा को एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तब जाके जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप उसको इन्वेस्टिगेट कर पाओगे। क्लियर है? तो सेकेंडरी डेटा में क्या करना पड़ता है बेटा, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसे एडजस्ट करना पड़ता है अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी इंक्वायरी के हिसाब से। आ जाओ, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ डेटा आपको लोकेलिटी में जाके ये पूरा डेटा कलेक्ट करना और आपकी कॉलोनी बहुत बड़ी है, तो बेटा आपको इन्यूमरेटर्स हायर करने पड़ेंगे। वो घर घर जाएंगे, उनको सैलरी देना पड़ेगा। तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना, जब डेटा को बिल्कुल ओरिजिन से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जब डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, तो बेटा उसके लिए बहुत लोग लगते हैं, है कि नहीं। उसके लिए आपको लोग लगेंगे, टीम लगेगी। तो एक तरह से ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। बट सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, तो ये एक्सपेंसिव नहीं होता। आपको बस उस डेटा को लेना होता है और उसमें से अपनी काम की चीज़ निकाल के आपका, है ना, काम हो जाता है। So difference in cost collection, primary data are costlier in terms of the time, money and efforts involved than the secondary data. अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो देन आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आपको क्या बोलते हैं, टाइम भी देना पड़ेगा और आपको एफर्ट्स भी कैसे लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। समझ में आई चीज़ की नहीं आई? ठीक है, एक मिनट। हाँ चलो ठीक है, तो एफर्ट्स भी आपको कैसे लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो सेकेंडरी डेटा आर सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंगली दीज आर मच लेस एक्सपेंसिव। तो जो सेकेंडरी डेटा होता है वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है कि नहीं। तो बस आपको क्या करना है, आपको इसमें ज़्यादा ना टाइम लगाना, ना मनी लगाना है, ना कोई एफर्ट लगाना है। बस उन पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट से जो आपको डेटा चाहिए आप बस उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आप अपनी इन्वेस्टिगेशन या आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स और मोड्स ऑफ कलेक्शन डेटा। यानी अब अपन देखेंगे कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, यानी हाउ वी कलेक्ट दिस डेटा। आ जाओ, कैसे कलेक्ट करते हैं। सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा, जिसमें सबसे पहला बहुत बढ़िया मेथड कौन सा है, पर्सनल इंटरव्यू। सबने देखा होगा ना, टीवीज पे आते हैं आजकल पॉडकास्ट बड़े फेमस हो गए। वो क्या है, उन्हें बोलते हैं बेटा पर्सनल इंटरव्यू। क्या बोलते हैं इनको, पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और थर्ड होता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और करस्पॉन्डेंस। ठीक है, एक होता है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स, मेलिंग द क्वेश्चनियर और इन्यूमरेटर मेथड। चलो तो अपन फटाफट से आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, टेलीफोनिक भी होता है। चलो पर्सनल इंटरव्यू पे आते हैं। किस पे आते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। पॉडकास्ट देखे होंगे, टीवी पे इंटरव्यूज देखे होंगे, आपकी अदालत तो देखा ही देखा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इन्यूमरेटर होता है, ये एक तरह से जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो सीधा फेस टू फेस क्या करता है, क्वेश्चंस करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में।
आ जाओ। तो देखो, तो पर्सनल इंटरव्यू में कौन है बेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। यानी जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे जो इन्वेस्टिगेटर होता है बिल्कुल फेस टू फेस क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, ऑन द स्पॉट फेस टू फेस उनसे क्या करता है, क्वेश्चंस करता है, और रिस्पोंडेंट उसका क्या देते हैं, जवाब देते हैं। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड्स हाउएवर रिक्वायर्स दैट द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डिलिजेंट, एफिशिएंट, इम्पार्शियल एंड टॉलरेंट। भाई जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर है ना, इन्वेस्टिगेटर को बड़ा क्या होना पड़ता है, डिलीजेंट होना पड़ता है। मतलब उसको क्वेश्चंस ऐसे पूछना है कि भाई सामने वाले के सेंटीमेंट्स और उसको क्या ना हो, हर्ट भी ना हो, और वो उससे बढ़िया से बढ़िया जवाब या इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। एफिशिएंट होना चाहिए, इम्पार्शियल यानी कि जब वो क्वेश्चन पूछे तो वो क्या ना करे, पक्षपात ना करे। समझ में आ गया, पक्षपात करना है ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का फेवर ना करे, इम्पार्शियल होकर उससे क्वेश्चन पूछे। और कैसा हो, टॉलरेंट। वाई, बिकॉज भाई एज ए, आप खुद सोचो, आप एक इंटरव्यूअर हो, आपको सामने वाले से क्या निकलवाना है, इन्फॉर्मेशन निकलवाना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको क्या होना पड़ेगा, टॉलरेंट होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो वो निकलवाने के लिए आपको क्वेश्चंस रीफ्रेम करने होंगे, बट आपको टॉलरेंट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सहना पड़ेगा, और आपको क्रॉस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। आप उसको जबरदस्ती झंझोड़ के ले नहीं जवाब दे मेरे को, नहीं, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी टॉलरेंट, ठीक है। So direct contact with the workers of an industry to obtain information about their economic condition is an example of this method। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि भाई अगर क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ, वर्कर्स के साथ। अगर आप ये जानना चाहते हो कि उन वर्कर्स की फाइनेंशियल कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो आप सीधा उनसे जाओगे, उनसे जाके आप बातें करोगे, आप क्वेश्चंस करोगे, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप उनसे निकलवा सको। ठीक है, आ जाओ। सो दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज सूटेबल पर्टिकुलरली व्हेन। तो ये डेटा कब सूटेबल है, मतलब कब आपको प्राइमरी डेटा इस तरह से क्या बोलते हैं, कलेक्ट करना चाहिए। सूटेबल कब होता है, ये तब होता है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। यानी कि जब आपकी फील्ड है इन्वेस्टिगेशन की, यानी जो आपको इन्वेस्टिगेशन करना है ना, तहकीकात, वो जो आपको इन्वेस्टिगेशन करना है वो कैसी है, लिमिटेड है। मतलब आपको ज़्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं करना, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है कैसी है, वो छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप सबसे जाके पर्सनल इंटरव्यू करोगे, बेटा सोचो कितना टाइम लग जाएगा, कितना एफर्ट लगेगा, कितना पैसा लग जाएगा। इसलिए सेकंड क्या है, ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज रिक्वायर्ड। यानी कि आपकी इन्वेस्टिगेशन ऐसी है कि आपको ओरिजिनल डेटा ही चाहिए। क्या चाहिए, ओरिजिनल डेटा, ताकि आपका जो रिजल्ट, आपका जो कंक्लूजन आपको निकल गया है वो सही निकल गया है ना। तो अगर आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए, ठीक है, आपकी डिग्री मतलब ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी डेटा कैसा कलेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल डेटा कलेक्ट हो, एकदम रियल डेटा कलेक्ट हो, तो आप पर्सनल इंटरव्यू करना चाहिए। थर्ड, इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। समझ में आया, इन्फॉर्मेशन को कैसा रखना है, अगर आपको सीक्रेट रखना है ना, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू करना चाहिए। फोर्थ, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। यानी कि आपको कैसा डेटा चाहिए बेटा, एक्यूरेट डेटा चाहिए। मतलब आपके लिए जो डेटा एक्यूरेट है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, मतलब एक्यूरेट डेटा की आपके लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप पर्सनल इंटरव्यू करोगे। फिफ्थ, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड। यानी कि जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन आप कैसे चाहिए, आपको बिल्कुल डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से बिल्कुल डायरेक्टली आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू करना चाहिए अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो बेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, बिल्कुल बिंदास। आ जाओ, मेरिट्स। अब किसकी बात करेंगे अपन, मेरिट्स की। तो ओरिजिनलिटी, सबसे पहला मेरिट तो यही है भैया, बिल्कुल ओरिजिनल डेटा मिलेगा आपको। कैसा, ओरिजिनल। सो डेटा हैव ए हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। यहाँ पे डेटा की ओरिजिनलिटी यानी कि एक तरह से बिल्कुल असली प्योर डेटा मिलता है आपको, क्योंकि आप सामने वाले से डायरेक्ट बात कर रहे हो। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा, एक्यूरेसी। यहाँ पे ओरिजिनलिटी भी होती है और एक्यूरेसी भी कैसी होती है, ज़्यादा। डेटा आर फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड। जब आप पर्सनली डेटा कलेक्ट करते हो खुद के लिए, खुद की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो एक्यूरेसी कैसी होती है बेटा, फेयर होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम सटीक ही होती है, क्योंकि सामने वाला हो सकता है आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, बट एक्चुअल में यहाँ पे आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो एक्यूरेसी कैसी होती है, फेयर होती है, मतलब ठीक होती है। थर्ड क्या होती है, रिलायबिलिटी। आप जब डायरेक्ट जाके डेटा कलेक्ट करते हो ना, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हो। समझ में आया, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आपके 3 दोस्त हैं, 3 में से आपने एक से बोला कि यार जाके पता करके आ भाई ट्रेन कितने बजे आएगी, यार बहुत देर हो गई। वो गया,
वो वहाँ से पूछ के आया, फिर वो बोलता है आपसे कि क्या बोलते हैं बस आधे घंटे में आने ही वाली है। जब इस तरह का डेटा मिलता है, जब आपको इनडायरेक्ट डेटा मिला है ना, तो आप उसके ऊपर रिलाई कैसा करते हो, कम करते हो। थोड़ा सा आपको डाउट रहता हो सकता है कि यार ये बातें लगा रहा हूँ, है कि नहीं, बट जब आप खुद जाके आप डायरेक्ट पूछ के आते तो उस इन्फॉर्मेशन पे आप कैसा रिलाई करते, ज़्यादा। तो because the information is collected by the investigator himself, reliability of the data is not doubted। जब आप खुद डेटा जाके कलेक्ट करते हो ना, तो आप उस डेटा पे कैसे रिलाई करते हो बेटा, ज़्यादा रिलाई करते हो, आप उस डेटा पे ज़्यादा भरोसा करते हो। ठीक है, आ जाओ फोर्थ, related information। So when in direct contact with the respondent, the investigator may obtain अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल। यानी कि जब आप खुद जाके आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जब आप खुद रिस्पोंडेंट से पर्सनली आप बात कर रहे हो, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, एक और फ़ायदा होता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है, आप वो इन्फॉर्मेशन भी उससे निकलवा सकते हो। सो व्हेन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रिस्पोंडेंट, द इन्वेस्टिगेटर में ऑब्टेन अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल। आपकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड आप और अदर इन्फॉर्मेशन भी अपने रिस्पोंडेंट से क्या कर सकते हो बेटा, निकलवा सकते हो। ठीक है, फिफ्थ क्या है बेटा, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब पता है ना, हाँ। तो देयर इज ए फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। देखो, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स, तो क्या आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी, यानी सेम तरह का डेटा कलेक्ट होगा। तो जब सेम तरह का डेटा कलेक्ट होगा तो क्या होगा बेटा, आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अगर आपने क्या करा, दो अलग अलग लोगों को ये क्या बोलते हैं डेटा कलेक्ट करने भेज दिया, पहली बात तो वो इनडायरेक्ट हो गया है ना, चलो फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब है ना एक जगह आप कर रहे हो, एक जगह कोई और आपका दोस्त कर रहा है, तो दोनों में क्या नहीं आएगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। आप डेटा अलग तरीके से कलेक्ट करोगे, वो डेटा अलग तरीके से कलेक्ट करेगा, थोड़ा सा कंपैरिजन में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए अगर आप खुद ही दो अलग अलग रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो यूनिफॉर्मिटी आएगी डेटा कलेक्शन में, फिर आप उस डेटा को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंपैरिजन। ठीक है, चलो सिक्स्थ क्या बेटा, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक, ये बिल्कुल इलास्टिक है, मतलब फ्लेक्सिबल है, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन हिज सेट ऑफ क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ एन रिस्पोंडेंट, है ना, किसी का आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहीं के वहीं आप फ्लेक्सिबल, मतलब आप क्या कर सकते हो, वहीं के वहीं आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, किसको लेके, अपने क्वेश्चंस को लेके। अगर क्वेश्चन में ही कोई ऐसी चीज़ निकल के आ जाती है, तो आप उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन वहीं के वहीं बना के आप उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, विच मीन्स यू कैन व्हाट, यू कैन एडजस्ट योर सेट ऑफ क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक फ़ायदा है। चलो अब डीमेरिट की बात करते हैं। डीमेरिट क्या है बेटा, क्या वही है जो एक वो सबसे पहला जो था, क्या है भाई, ज़्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते आप, भाई छोटा ही एरिया कवर कर पाओगे। आ जाओ, तो क्या लिखा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज़ वेरी वाइड। अगर एरिया ऑफ स्टडी बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी आपको बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस करने हैं, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो भाई ये क्या है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। समझ में आया? क्लियर है? आप बहुत सारे लोगों से डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करके डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, पर्सनल बायस। क्या आ जाता है भाई इसमें, हाँ, जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हो तो सपोज क्या आ जाता है, यहाँ पे बायस हो जाते हैं, मतलब आप पक्षपात वाला काम हो जाता है। सो दिस मैटर इज हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, एज अ रिजल्ट द डेटा में लूज देयर क्रेडिबिलिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अगर क्या हो जाए कि भाई जो इन्वेस्टिगेटर है, अगर इन्वेस्टिगेटर क्या हो, अगर बायस हो जाए, जैसे कि आजकल न्यूज़ चैनल्स में जैसे कि चलता है, कुछ न्यूज़ चैनल्स बायस हो जाते हैं बिल्कुल, है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी को लेके, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे दिस मेथड इज हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, एज अ रिजल्ट डेटा में लूज देयर क्रेडिबिलिटी। इस वजह से क्या होता है, डेटा की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब आप फिर उस डेटा पे क्या नहीं कर सकते, आप भरोसा नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इन्वेस्टिगेटर को यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को यहाँ पे फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पे पक्षपात नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो बायस हो ही जाते हैं कुछ हद तक। थर्ड क्या है बेटा, कॉस्टली है कि नहीं? दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, है ना, टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी लगता है और एफर्ट्स भी लगते हैं, तो दिस मेथड इज़ वेरी कॉस्टली। फोर्थ क्या है बेटा, लिमिटेड कवरेज, है ना। इसका एक और डीमेरिट क्या है कि आप इसमें लिमिटेड कवरेज ही कर सकते हो, आप ज़्यादा लोगों को पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर सकते।
आ जाओ। सो इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा रहता है, ये इसका क्या है डीमेरिट है। एज ए रिजल्ट द रिजल्ट्स आर देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड दिस में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो एक लिमिटेड एरिया में ही कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपको क्या बोलते हैं डेटा मिल रहा है वो जनरली कैसा मिल रहा है बेटा, स्मॉल मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि जो डेटा है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होगा और इससे क्या हो सकता है, दिस में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन्स। तो जब बेटा डेटा किसी चीज़ को लेके अगर डेटा कम होता है ना, तो उससे रिलेटेड जो आप कंक्लूजन्स निकालते हो वो कैसा आता है, वो सही नहीं आता। समझ में आया? तो डेटा आपके पास कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि कंक्लूजन कैसा आए, सही आए। ऐसा हर बार नहीं होता, बट इन मोस्ट केसेस वी कैन से कि भाई पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, कम डेटा मिलता है, कम डेटा मिलने की वजह से जो कंक्लूजन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्या है बेटा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी यहाँ पे भी ओरल यानी आप बोल के ही क्या कर रहे हो, आप बुलवा के ही क्या कर रहे हो, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये कैसी है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है ना। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो कैसी हो रही है बेटा, इनडायरेक्ट हो रही है, डायरेक्ट नहीं हो रही, है ना। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज दैट मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन्स रिगार्डिंग whom the information is needed, it is collected orally from other persons whom are expected to possess the necessary information. These other persons are known as witnesses. Is that clear? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कभी कभार कुछ एक्सीडेंट या वो हो जाता है कि नहीं, तो उसमें क्या करा जाता है भाई, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो मान लो वो तो हॉस्पिटल में है कि नहीं, तो फिर कौन से डेटा कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे जो आसपास कौन होते हैं, विटनेसेस होते हैं। इज डेट क्लियर? और द पर्सन्स जो रिलेटेड है उस इंसिडेंट से रिलेटेड, उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, तो आप उनसे जाके क्या करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो। इज डेट क्लियर? जैसे आपने टीवी पे देखा होगा, कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे जो रिपोर्टर्स होते हैं, आसपास जो विटनेसेस होते हैं, उनसे जाके क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या, व्हाट इज दिस इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वाई? क्योंकि जिसके साथ हुआ है बेटा वो उससे तो पूछ नहीं सकते। इज डेट क्लियर? उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल पहुंच गया है, तो इनडायरेक्ट, कैसा, इनडायरेक्ट। इसलिए यहाँ पे लिखा है बेटा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन्स रिगार्डिंग whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड, यानी उस पर्सन से इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती, मतलब जिसकी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए। इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन्स हु आर एक्सपेक्टेड टू पॉजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो जो अदर पर्सन्स होते हैं जिन्हें अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उनके पास में इसकी इंफॉर्मेशन होगी, तो उनसे जाके क्या करा जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि अपन वो नेसेसरी ऑप्शन क्या कर सकें, ऑब्टेन कर सकें। और ये जो पर्सन होते हैं ना, इन पर्सन्स को क्या बोलते हैं बेटा, विटनेस। विटनेस मतलब एक तरह से जिन्होंने क्या करा है, ये चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। समझ में आया? वो एक्सीडेंट देखा होगा या वो इंसिडेंट जिसके बारे में अपन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो इन्होंने शायद देखा हो, ठीक है। तो विटनेस आ जाओ। सूटेबिलिटी, भाई अब ये जो डेटा है, सॉरी डेटा नहीं, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ों के लिए सूटेबल है। सबसे पहला क्या है, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। अगर आपकी जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा है, तो आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आपको करना चाहिए। सेकंड क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न रिस्पॉन्डेंट्स। कभी कभी क्या होता है ना, मतलब आपको उस केस में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आपको करना चाहिए, मतलब जो कंसर्न्ड पर्सन है उसके साथ या जो मेन रिस्पोंडेंट है उसके साथ अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है, देन यू कैन यूज दिस इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड क्या है, द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। बोला था ना मैंने एक्सीडेंट के केस में, तो एक्सीडेंट के केस में क्या है, या कोई ऐसा केस जहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है, मेन रिस्पोंडेंट है, वो क्या नहीं कर सकता बेटा, वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ, सो बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। हाँ भाई, या तो उनके इग्नोरेंस की वजह से या उनकी इलिटरेसी की वजह से, ठीक है ना। अगर इग्नोरेंट है या इलिटरेसी है या XYZ और भी कोई भी रीज़न हो सकता है ना, केपेबल ही नहीं है इन्फॉर्मेशन देने की, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, आपको इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आपको यूज़ करना चाहिए। इज दैट क्लियर? आ जाओ। फोर्थ क्या है बेटा, इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव द
इन्फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? अगर क्या हो रहा है कि भाई जो मेन रिस्पोंडेंट है वो तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाएगा, ऐसे केस में कौन इन्फॉर्मेशन दे पाएगा आपको? एक्सपर्ट दे पाएगा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आपको करना चाहिए। तो ये सूटेबल एरियाज है जब आप इसको कर सकते हो। चलो फायदा देख लेते हैं। मेरिट वाइड कवरेज, भाई आपका जो कवरेज है, एरिया ऑफ कवरेज कैसा हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा एरिया आप कवर कर सकते हो। सो दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड। अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप इस मेथड को यूज़ करो। सेकंड कैसा है बेटा? लेस एक्सपेंसिव। दिस इज रिलेटिवली ए लेस एक्सपेंसिव मेथड एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में ये जो है कैसा है बेटा? कम एक्सपेंसिव है। थर्ड, expert opinion. Using this method, an investigator can seek opinion of the experts and thereby can make his information more reliable. यानी कि इस तरह में अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आप एक्सपर्ट से क्या ले सकते हो? राय ले सकते हो, है ना। एक्सपर्ट से राय लेके आप क्या कर सकते हो? आपकी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, मोर रिलायबल और ज़्यादा भरोसेमंद आपकी इन्फॉर्मेशन बन सकती है। फोर्थ क्या बेटा? फ्री फ्रॉम बायस। इज दैट क्लियर? दिस मेथड इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ये इन्फॉर्मेशन ये जो तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, ये कैसा होता है बेटा? फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस। ठीक है, यहाँ पे आप क्या नहीं कर पाते? पक्षपात नहीं कर पाते। ठीक है। फिफ्थ क्या है बेटा? सिंपल। दिस इज रिलेटिवली ए सिंपल अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन। सबसे सिंपल अप्रोच है क्या करने का? डेटा कलेक्शन का, ये वाला। तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरिट है, फायदे थे इसके। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा? लेस एक्यूरेट। लो जिसका डिसएडवांटेज क्या है या डीमेरिट क्या है कि ये डेटा कैसा है बेटा? लेस एक्यूरेट है। द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड्स आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट। दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सन्स अदर देन द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट। हाँ भाई, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कैसी हो सकती है बेटा? लेस एक्यूरेट हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उस बंदे से नहीं मिल रही जिससे आपको लेना चाहिए, मेन रिस्पोंडेंट से नहीं मिल रही। आप तो जो उससे रिलेटेड हैं, जो उससे कंसर्न्ड हैं, उनसे आप क्या कर रहे हो? डेटा ले रहे हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये लोग जो इनडायरेक्ट उस पर्सन से रिलेटेड हैं, वो हो सकता है आपको जो इन्फॉर्मेशन दें वो कैसी दें? गलत दें। वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो आपको एक्यूरेट ना दें, मतलब 100% सही इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले। कुछ होता है ना 2 की 4 लगा के भी मतलब वो वाला सिस्टम चल जाता है इन्फॉर्मेशन में, या कुछ और ही बता देते इस वजह से। तो लेस एक्यूरेट। सेकंड क्या है बेटा? बायस। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ द विटनेसेस गिविंग इन्फॉर्मेशन। हाँ भाई, तो जो विटनेसेस हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हो सकता है वही कैसे हो? बायस्ड हो। बायस मतलब समझ रहे हो? वो पक्षपात करने वाले हों। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेटर नहीं, जो रिस्पोंडेंट है, जो आपके रिस्पोंडेंट हैं, है ना, जो आपके इनडायरेक्ट रिस्पोंडेंट है, वही कैसे हो? वही पर्सनल बायस्ड हो। वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दें उसमें वो पक्षपात करें, वो किसी और चीज़ का फेवर करें, है कि नहीं? आ जाओ। देन थर्ड क्या है बेटा? डाउटफुल कंक्लूजन्स। तो दिस मेथड में लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन्स ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द विटनेसेस। तो अगर विटनेसेस कैसे हैं? केयरलेस हैं। ठीक है, उन्होंने सही से मतलब समझ रहे हो, उन्होंने सही से एक्सपीरियंस नहीं करा, सही से देखा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा? दिस मेथड में लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन्स। तो यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन्स निकल के आएंगे वो कैसे आएंगे? डाउटफुल आएंगे, मतलब आपके कंक्लूजन, आपका निष्कर्ष एकदम करेक्ट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो आपके विटनेस है, आपके विटनेस कैसे हैं भाई यहाँ पे? ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द विटनेसेस। अगर आपके विटनेसेस कैसे हैं? केयरलेस हैं, उन्होंने सही से नहीं देखा है, सही से एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो फिर हो सकता है वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दें वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन ना दें। इज दैट क्लियर? जिसके वजह से आपका जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो कैसा आएगा? वो बड़ा ही डाउटफुल कंक्लूजन निकल के आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। क्या है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? चलो पहला क्या बेटा इनका डिफरेंस है कि इन द केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स, है कि नहीं? तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है किसके साथ? रिस्पोंडेंट के साथ में। लेकिन जो आपका ये वाला है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टेक्टिंग अदर देन दोज अबाउट हुम इंफॉर्मेशन इज सॉट। यानी कि यहाँ पे आप रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते, जो रिस्पोंडेंट से इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो और क्या निकालते हो? इन्फॉर्मेशन निकलवाते हो। तो मतलब देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड द इन्वेस्टिगेटर इन दिस सेकंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन।
सेकंड क्या है बेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आप तभी कर सकते हो, जो अपन पढ़ चुके हैं, बस दोनों का बस कंपेयर कर रहे हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अपन तभी कर सकते हैं जब अपना एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, स्मॉल हो, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन अपन तब कर सकते हैं जब अपना एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, वाइड हो। तो ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली प्रिफर्ड व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज, जब बड़ी हो। ठीक है। थर्ड क्या है बेटा, इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द लैंग्वेज एंड द कल्चरल हैबिट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। हाँ भाई, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी से डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको उनके कल्चर के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में आपको थोड़ा क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। ठीक है, उनकी लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो कम्युनिकेशन का बेटा सोर्स क्या है, लैंग्वेज। तो आपको उनकी लैंग्वेज आना चाहिए, आपको उनका कल्चरल हैबिट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में वो ज़रूरी है। सामने वाले का आपको लैंग्वेज आना चाहिए, सामने वाले की कल्चरल हैबिट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलो फोर्थ, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली कॉस्टलियर। हाँ भाई, जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वो क्या नहीं होता, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता एज कंपेरिजन टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू। चलो थर्ड में क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स। आ जाओ। सो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन, यानी कि इस केस में जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप यहाँ पे लोकल पर्सन्स को हायर करते हो और करस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। पता है ना, वो न्यूज़ करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, है ना, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, आज तक के, ये सब न्यूज़ चैनल्स के। तो वैसे ही, तो अगर आप इन्वेस्टिगेटर हो, आप लोकल पर्सन्स को हायर करते हो या करस्पॉन्डेंट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे आप उन्हें अलॉट कर देते हो। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। जैसे न्यूज़ चैनल्स में होता है, इनके करस्पॉन्डेंट्स अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं। ठीक है, वो लोग अपने हिसाब से डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके जो मेन एंकर होता है या जो मेन इन्वेस्टिगेटर होता है उसको क्या करते हैं बेटा, सप्लाई करते हैं इन्फॉर्मेशन। ऐसा ही होता है। सूटेबिलिटी, कब सूटेबल है देखो, तो दिस मेथड इज सूटेबल पर्टिकुलरली व्हेन पहला रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, यानी जब आपको कैसी चाहिए, आपको जब रेगुलर और आपको जब कंटिन्यूसली क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। सेकंड, द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। न्यूज़ चैनल्स का एग्जाम्पल इसमें लगाते चलो। थर्ड क्या है, द इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय द जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को जर्नल्स में, जर्नल यानी बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, इनमें यूज़ करना हो। एंड ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी जब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस ये नहीं चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो या हो। देख ही रहे हो आजकल न्यूज़ चैनल पे क्या हो रहा है कि नहीं, कुछ भी चला देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में क्या रहता है ना, जब आपको हाई डिग्री ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो फ़ायदा देख लेते हैं। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मतलब लाभदायक है, ज़्यादा महंगा नहीं। दिस मेथड इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट्स इन्वॉल्व। इज डेट क्लियर? तो टाइम, मनी और जो इतने एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके हिसाब से ये जो मेथड है कैसा होता है, इकोनॉमिकल होता है, यानी कि फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, आ जाओ। वाइड कवरेज, कवरेज कैसा मिलता है बेटा, वाइड। न्यूज़ चैनल का एग्जांपल मन में लेके चलो बस। सो दिस मेथड्स अलाउ ए फेयरली वाइड कवरेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बताओ जरा कितना बड़ा वाइड कवरेज हो जाता है जब आप अलग अलग जगह पे अपने अपने करस्पॉन्डेंस डाल देते हो या लोकल पर्सनस को हायर कर लेते हो इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो एक तरह से आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। आप बहुत बड़ा एरिया क्या कर लेते हो, कवर कर लेते हो। ठीक है, आ जाओ। कंटिन्यूटी, एक और फायदा, आपको कंटिन्यूसली जो एक करस्पॉन्डेंट्स होते हैं ना, न्यूज़ चैनल के करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली क्या सप्लाई करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते रहते हैं। करस्पॉन्डेंट्स कीप ऑन सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इन्फॉर्मेशन। रेगुलर बेसिस पे ये लोग लगातार क्या करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते रहते हैं मेन इन्वेस्टिगेटर को। तो सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पस इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल, प्राइस कोटेशंस फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन मार्केट्स
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ द एग्रीकल्चर प्राइजेस। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या पता करना है, अगर आपको ये पता करना है कि भाई ओवरऑल मंडी में क्या चल रही है, प्राइजेस क्या चल रही हैं, तो आप अलग अलग एरिया में अलग अलग जो आपके करस्पॉन्डेंट्स हैं उनको भेज दोगे मंडी में, फिर वो मंडी से क्या करेंगे, आपको वो प्राइजेस दे देंगे ताकि उससे क्या पता लगा सकें प्राइस कोटेशन फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन मार्केट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स फॉर द एग्रीकल्चर प्राइजेस, ताकि अपन कौन से प्राइजेस बना सके, इंडेक्स नंबर बना सकें किनके, एग्रीकल्चर प्राइजेस के। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्राइजेस के। देखो सारे वीट मतलब सारे जो ग्रेन्स होते हैं ना, सबकी एक जनरल प्राइस होती है। क्या होती है, जनरल प्राइस, सामान्य प्राइस। ठीक है, तो वो सामान्य प्राइस को पता करने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी मंडी हैं उन मंडी से भाव को उठा के एक ऑन एन एवरेज उनका क्या निकाला जाता है, प्राइस निकाला जाता है। ठीक है, चलो डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या है, पहला क्या है बेटा, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। तो जो ओरिजिनलिटी होती है ना डेटा की, सेक्रीफाइस्ड ओइंग टू द लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट। अगर क्या नहीं है यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट से अगर पर्सनल कांटेक्ट नहीं है तो क्या पॉसिबल है बेटा, जो ओरिजिनलिटी है डेटा की वो क्या हो जाती है, खत्म हो सकती है, क्योंकि कितने बार केसेस में हुआ भी है। तो ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज सेक्रीफाइस्ड, उसको क्या कर दिया जाता है, सेक्रीफाइस कर दिया जाता है ओइंग टू लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट। अगर रिस्पोंडेंट के साथ पर्सनल कांटेक्ट नहीं है तो। सेकंड क्या है बेटा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। डेटा में क्या नहीं आती बेटा, यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, क्योंकि अलग अलग करस्पॉन्डेंट है ना, वो अपनी तरफ वो अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करेगा, वो अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से, इसलिए जो डेटा कलेक्ट होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। There is a lack of uniformity of data, there is because data is collected by a number of correspondent। आपके जो करस्पॉन्डेंट है ना वो अलग अलग है बेटा, किसी का नेचर अलग है, कोई अलग तरीके से काम करता है, कोई अलग तरीके से काम करता है। तो वो लोग जो डेटा कलेक्ट करेंगे ना वो कैसा कलेक्ट करेंगे, अलग अलग कलेक्ट करेंगे, वो यूनिफॉर्म डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। देन पर्सनल बायस, द मेथड सफर्स फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द करस्पॉन्डेंट। अगर आपका करस्पॉन्डेंट कैसे है बेटा, बायस है ना, तो फिर इसकी कॉस्ट किसको चुकानी पड़ेगी, आपके इन्वेस्टिगेटर को चुकानी पड़ेगी। इफ़ योर करस्पॉन्डेंट इज बायस्ड, अगर करस्पॉन्डेंट कैसे हैं, बायस हैं, तो वो क्या नहीं करेंगे, वो कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे ही नहीं आपको, या कुछ इन्फॉर्मेशन एज अगर आप इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे ही नहीं। इज दैट क्लियर? सो दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द करस्पॉन्डेंट। जैसे आजकल आप टीवी चैनल पे देख सकते हो कि भाई बहुत सारे जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो पक्षपात करते हैं न्यूज़ दिखाते टाइम, है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अच्छा अच्छा दिखाते रहते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बस बुरा बुरा दिखाते रहते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज पर्सनल बायस। इज दैट क्लियर? ये क्या है, पर्सनल बायस है कि नहीं? ठीक है, आ जाओ। फोर्थ क्या बेटा, लेस एक्यूरेट। द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड्स आर नॉट वेरी एक्यूरेट। तो जो डेटा इस तरह से कलेक्ट किया जाता है वो डेटा कैसा नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, आ गई बात समझ में? देन फिफ्थ क्या है बेटा, डिले इन कलेक्शन। जर्नली देयर इज अ डिले इन द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड। अगर आप इस मेथड से क्या कर रहे हो बेटा, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो क्या हो सकता है, इस डेटा अगर इस मेथड से अपन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो जो कलेक्शन है उसमें क्या लग सकता है बेटा, टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है भाई। आयो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। क्या बनाए जाते हैं, क्वेश्चनियर बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो ना, वैसे ही लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनियर बनवाए जाते हैं और उन क्वेश्चन के थ्रू उनसे क्या ली जाती है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है। चलो फटाफट से खत्म करते हैं। अंडर दिस मैथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर ए क्वेश्चनियर कीपिंग इन व्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। उसका जो ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, उद्देश्य है, आपको क्या पूछताछ करनी है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, उसके हिसाब से आप क्या बनाते हो एक क्वेश्चनियर बनाते हो। देयर आर टू वेज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनियर। तो दो तरीके होते हैं भाई, या तो आप क्वेश्चनियर को मेल करते हो, ठीक है, मेलिंग क्वेश्चनियर या सर्वेज, और दूसरा क्या होता है, इनोमरेटर्स मेथड। यानी कि एक में आप क्या कर रहे हो, एक में आप क्वेश्चनियर रिस्पोंडेंट के पास भेज रहे हो, रिस्पोंडेंट खुद वॉलंटरली उस क्वेश्चनियर को फिल करके भेज रहा है। दूसरे होते हैं इनोमरेटर्स। इनोमरेटर्स क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट के पास में जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और खुद उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, आ जाओ। पहला क्या है बेटा, मेलिंग द क्वेश्चनियर सर्वे। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर्स आर मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट। आप खुद उन्हें भेजते हो, या तो ईमेल जीमेल उनके थ्रू भेजते हो, या बाय पोस्ट आप भेजते हो। ठीक है, सो ए लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनियर गिविंग द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। उसमें एक लेटर लिखा रहता है भाई कि भाई आप ये डेटा उनसे क्यों कलेक्ट कर रहे हो, क्या रीज़न है आपकी इस इंक्वायरी का, आपकी इस पूछताछ का, क्या ऑब्जेक्टिव है। सो इट इज़ ऑल्सो एश्योर्ड
दैट द इन्फॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट, उसको ये भी अश्योर किया जाता है रिस्पोंडेंट को कि आप भाई बिंदास जवाब दो, आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसे क्या रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को बताएंगे नहीं भैया। द रिस्पोंडेंट नोट्स द आंसर्स अगेंस्ट द क्वेश्चंस एंड रिटर्न्स द कंप्लीटेड क्वेश्चनियर टू द इन्वेस्टिगेटर। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट क्या करता है, बढ़िया क्वेश्चन के आंसर देता है और आंसर देके क्या कर देता है, वापस से अपने को क्वेश्चनियर मेल कर देता है आंसर के साथ। सुटेबिलिटी, द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड, कहाँ करोगे भाई, जहाँ पे आपका एरिया कैसा है बेटा, स्टडी का बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सेकंड है ये, सेकंड द रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड, अगर आपके रिस्पोंडेंट कैसे हैं बेटा, एजुकेटेड है, क्योंकि जो अनएजुकेटेड है वो तो ये काम कर ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उसे फिल कहाँ से करेगा, है कि नहीं। सो अगर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेटेड रिस्पोंडेंट से चाहिए तो फिर ये सूटेबल है, अदरवाइज ये सूटेबल नहीं है ना। चलो मेरिट्स की बात करते हैं। इकोनॉमिकल है, फायदेमंद है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के कंपैरिजन में इकोनॉमिकल है, मनी में, एफर्ट्स में ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं डालने, पैसा भी नहीं लगाना, है कि नहीं, लाभदायक है। देन सेकंड ओरिजिनल, दिस मेथड इज ओरिजिनल एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल, ये डेटा कैसा होता है बेटा, ओरिजिनल होता है, जिनको आपने क्वेश्चनियर भेजा है वो खुद इसको फिल करके भेजते हैं। दिस इज बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज ड्यूली सप्लाइड बाय द कंसर्न पर्सन देमसेल्फ, क्योंकि जो रिलेटेड पर्सन है, जो कंसर्न, जो मेन पर्सन है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो खुद इस इन्फॉर्मेशन को सप्लाई कर रहा है, तो ये कैसा हो सकता है बेटा, रिलायबल हो सकता है, बिल्कुल रिलायबल होता है। थर्ड क्या है बेटा, वाइड कवरेज, दिस मेथड अलाउज वाइड कवरेज ऑफ द एरिया ऑफ द स्टडी, इस मेथड से आप बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, आप पूरे इंडिया में मेल्स भेज सकते हो और मेलिंग भेज के आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। चलो इसके डीमेरिट और देखते हैं। पहला डीमेरिट क्या है बेटा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, हाँ भाई, जनरली द रिस्पोंडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनियर्स एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनियर्स, दोज हु रिटर्न ऑफन सेंड इनकम्प्लीट आंसर्स, भाई ये क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है ना, इंटरेस्ट ही नहीं होता रिस्पोंडेंट का, तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, मतलब उसके पास क्वेश्चनियर पहुंच जाता है बट वो उसे वापस नहीं भेजता। कुछ रिस्पोंडेंट्स कैसे होते हैं, दे आर समवॉट लाइक केयरलेस टाइप के होते हैं, तो वो उसको भरते हैं लेकिन पूरा नहीं भरते, मतलब इनकम्प्लीट भर के उसको वापस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सेकंड क्या बेटा, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्या नहीं है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दिस मेथड्स लैक फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्लाइड, दीज कैन नॉट बी चेंज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपने तो क्वेश्चनियर भेज दिया, क्या अब आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, मतलब जो क्वेश्चन भेजें उसी को सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्वेश्चंस क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। थर्ड क्या बेटा, लिमिटेड यूज, दिस मेथड हैज लिमिटेड यूज ओइंग टू द फैक्ट दैट the questionnaire can be answered only by the educated respondents, thus this method cannot be used when the respondents are uneducated, ठीक है। तो ये कैसा है बेटा, लिमिटेड यूज़ है। लिमिटेड यूज़ क्यों है, क्योंकि सिर्फ वही रिस्पोंडेंट्स को आप क्वेश्चनियर भेज सकते हो जो कैसे हैं, एजुकेटेड है, जो अनएजुकेटेड है उन्हें आप ये क्वेश्चनियर नहीं भेज सकते। इज दैट क्लियर, इसलिए कैसा यूज़ हो गया बेटा, लिमिटेड यूज़ हो गया। आ जाओ अगेन वही बायस्ड, पक्षपात, इफ द रिस्पोंडेंट्स आर बायस्ड देन इन्फॉर्मेशन विल आल्सो बी बायस्ड, अगर आपके रिस्पोंडेंट कैसे हैं बेटा, बायस्ड हैं, वो पक्षपात करते हैं, किसी एक चीज़ को फेवर करते हैं, तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी कैसी आएगी, बायस्ड आएगी, इन्फॉर्मेशन सही नहीं आएगी। फिफ्थ क्या है बेटा, लेस एक्यूरेसी, द कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन सच इन्वेस्टिगेशन हैव ओनली लिमिटेड एक्यूरेसी, इस तरह की अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो यहाँ पे लिमिटेड एक्यूरेसी होती है, एकदम एक्यूरेट नहीं होता। दिस इज बिकॉज सम क्वेश्चंस मे बी डिफिकल्ट एंड consequently accurate answers may not be offered, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चनियर फ्रेम करते टाइम कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट बन जाते हैं जिसके वजह से उनके क्या नहीं मिलते, आपको सही या एक्यूरेट आंसर नहीं मिलते, जिसके वजह से क्या हो जाता है, लेस एक्यूरेसी आ जाती है, एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है। सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड है आपका इन्यूमरेटर्स मेथड। कौन सा मेथड, इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है, यहाँ पे आप एक इन्यूमरेटर अपॉइंट करते हो, वो क्वेश्चनियर लेके जाता है और है ना सामने वाले से क्वेश्चन पूछता है रिस्पोंडेंट से और खुद उसको फिल करता है, समझ में आया, ये होते हैं इन्यूमरेटर मेथड। सो अंडर दिस मेथड ए क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी, वही क्वेश्चनियर बना लिया आपकी इंक्वायरी के हिसाब से, आपकी पूछताछ के हिसाब से। द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द रिस्पोंडेंट विद द क्वेश्चनियर, इन्यूमरेटर खुद जाता है रिस्पोंडेंट के पास, क्या लेके, क्वेश्चनियर लेके। द क्वेश्चनियर्स व्हिच आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर्स देमसेल्फ बाय पुटिंग द क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, क्वेश्चनियर खुद जाके क्वेश्चंस पूछता है और खुद जाके उनको वो जो फील्ड्स रहती है उसमें फिलअप करता है खुद से। सो इन्यूमरेटर्स आर दोज पर्सन्स हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर कलेक्टिंग द डेटा, तो इन्यूमरेटर यहाँ पे वो पर्सन होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं डेटा को कलेक्ट करने में। द इन्यूमरेटर्स आर गिवन ट्रेनिंग टू फिल द शेड्यूल्स एंड पुट द क्वेश्चंस इंटेलिजेंटली टू
ऑब्टेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इनोमिनेटर्स को बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछना है कि आप एकदम सही या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिस्पोंडेंट से निकलवा सको। चलो सूटेबिलिटी देख लेते हैं। दिस मेथड कहाँ सूटेबल होता है? द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जब फील्ड इन्वेस्टिगेशन कैसी हो, ज़्यादा बड़ी हो। द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज, जब इन्वेस्टिगेशन को कैसी चाहिए बेटा, स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन थर्ड, द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड, इन्वेस्टिगेटर कैसे हैं, वेल वर्स्ड हैं किसमें, लोकल लैंग्वेज में, यानी जब वो लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, ठीक है, और कल्चरल नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस को समझते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो। देन इसके मेरिट क्या है बेटा, वाइड कवरेज, इसमें आपको कवरेज कैसा मिलेगा, वाइड मिलेगा। दिस मेथड इज कैपेबल ऑफ वाइड कवरेज इन टर्म्स ऑफ द एरिया इन्वॉल्व, इवन इलिटरेट्स कैन फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इससे आपका जो एरिया हो गया ना वो वाइड हो गया, पिछले वाले में सिर्फ एजुकेटेड, लेकिन यहाँ पे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड की वजह से आप यहाँ पे आपका एरिया ऑफ कवरेज कैसा हो गया, वाइड हो गया। अब आप अनएजुकेटेड या इलिटरेट पीपल से भी क्या निकलवा सकते हो, बढ़िया इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्या है बेटा, एक्यूरेसी, ठीक है। सो देयर इज ए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इसमें सही होती है, मतलब ठीक होती है इन द रिजल्ट। दिस इज बिकॉज क्योंकि जो इन्यूमरेटर है ना वो खुद स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो खुद इंफॉर्मेशन निकलवा के खुद उस क्वेश्चनर में फिल करते हैं, इसलिए, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस आर डन बाय द स्पेशलाइज्ड इन्यूमरेटर्स, इन्वेस्टिगेशन कौन ने करी है, स्पेशलाइज्ड इन्यूमरेटर्स ने करी है, जो कि क्या होते हैं बेटा, ट्रेंड होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रेंड, तो इनको पता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवाना है, ठीक है। चलो थर्ड देख लेते हैं, पर्सनल कांटेक्ट होता है। सो अनलाइक इन द केस ऑफ मेलिंग क्वेश्चनर, जब आप क्वेश्चनर मेल कर रहे थे क्या आपका पर्सनल कांटेक्ट था, नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज ए पर्सनल कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट के बिल्कुल सामने बैठ के आप उससे बढ़िया सवाल पूछते हो, वहीं फिलअप करते हो इन दिस मेथड। अकॉर्डिंगली एक्यूरेट एंड राइट आंसर्स आर ऑब्टेन, इसलिए बिल्कुल राइट आंसर्स क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इम्पार्शियलिटी, दिस मेथड इज इम्पार्शियल, यहाँ पे क्या नहीं होती बेटा, पार्शियलिटी नहीं होती, ठीक है, पक्षपात नहीं होता। दिस इज बिकॉज द न्यूमरेटर देमसेल्व्स डू नॉट नीड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सो दे आर इम्पार्शियल टू द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट दे ऑब्टेन, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर रहते हैं ना, इन्यूमरेटर को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, उसे मतलब नहीं है, उसे तो बस मतलब काय से, इन्फॉर्मेशन से, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेटा, दिस इज बिकॉज द इन्यूमरेटर्स themselves do not need the required information, इन्यूमरेटर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वो तो इन्वेस्टिगेटर के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सो दे आर इम्पार्शियल टू द नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट दे ऑब्टेन, इसलिए वो कैसे होते हैं, इम्पार्शियल होते हैं, वो कोई किसी भी तरह की पार्शियलिटी या किसी भी तरह की पक्षपात नहीं करते इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते टाइम। द रीजन इज क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ इन्वेस्टिगेटर है, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसी कलेक्ट करके वो इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं। फिफ्थ क्या होता है बेटा, कंप्लीटेडनेस, पूर्ण होते हैं। शेड्यूल हैव द मेरिट्स ऑफ कंप्लीटेडनेस बिकॉज दीज आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर्स देमसेल्फ, बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन फिल्ड रहती है क्योंकि इन्यूमरेटर खुद पूरा फिल करते हैं, इसलिए पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें, ठीक है, वो कुछ भी नहीं छोड़ते, पूरा फिल करके लाते हैं। चलो डीमेरिट्स देखते हैं, फिर इस सेशन को खत्म करते हैं। कैसा है बेटा, एक्सपेंसिव है, आपको न्यूमरेटर्स को हायर करना पड़ता है ना, इसलिए दिस इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स, यू आर इन्वॉल्विंग ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स एंड आर दे गोइंग टू वर्क फ्री फॉर यू, नहीं, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव। चलो सेकंड देख लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स, competent enumerators may not be available, accuracy of information accordingly suffers। तो आपको कभी कभी क्या होता है ना, competent यानी अच्छे enumerators आपको नहीं मिलते, अगर वो नहीं मिलेंगे है ना, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो accuracy information accordingly suffers, तो उसकी वजह से जो accuracy होती है वो सफ़र करती है, आपको accurate information नहीं मिलती। चलो थर्ड देखते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, भाई बहुत टाइम लगता है ना, जाके पूछना, फिल करना, फिर अगले के पास जाना, फिर पूछना। सो न्यूमरेटर्स में नीड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, द प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन थस बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग। देखो एक तो पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है किनको, न्यूमरेटर्स को, ट्रेनिंग देने के बाद में फिर ये रिस्पोंडेंट्स के पास में जाते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने,
पर्सनली जाके क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर उसको फिल करते हैं। तो इसलिए ये कैसा होता है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ट्रेनिंग दो, फिर उसके बाद में उनके पास में भेजो, फिर वो डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। चलो फोर्थ क्या देख लेते हैं, नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए मेथड सूटेबल नहीं है, सिंस दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कैसा है, बहुत एक्सपेंसिव है। इट इज़ जनरली नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसलिए ज़्यादातर इस तरह के मेथड कौन इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने गए ना, तो भाई सोचो कितने इन्यूमरेटर्स को हायर करना पड़ेगा, उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ज़्यादातर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कौन कराता है, गवर्नमेंट ही कराती है। ठीक है, अभी देना वो जनगणना होती है ना, जनगणना में नहीं कितने सारे टीचर्स और उन सबको लाइन से लगा के डेटा लेने भेजती है ना। वो होता है नेशनल सैंपल सर्वे होता है, उसमें टीचर्स जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं डेटा कलेक्ट करने। तो ज़्यादातर कौन कराती है बेटा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही कराती है। फिफ्थ क्या होता है बेटा, पार्शियल। इफ़ द इन्यूमरेटर्स आर बायस्ड, लो यहाँ पे भी अगर ये इन्यूमरेटर्स अगर क्या हो गए, अगर बायस्ड निकले तो क्या हो गया, देन द डेटा विल नॉट बी एक्यूरेट। तो फिर डेटा कैसा नहीं होगा, डेटा एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, इन्यूमरेटर्स कैसे नहीं होने चाहिए भैया, बायस नहीं होना चाहिए। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनर। नेक्स्ट पार्ट में इसको अपन कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को भी क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। बेटा मेरे साथ बने रहो, बढ़िया पूरा सिलेबस हो जाएगा। कोचिंग छुड़वा दूंगा, जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलो लाइक कर दो अगर समझ में आ गया हो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।